नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। वीकली मॉक क्वेश्चंस फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू इकोनॉमिक सर्वे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए, स्टेटमेंट्स पढ़ लीजिए, इसके बाद आंसर बताने की कोशिश कीजिए। 3 सेकंड के बाद हम आंसर डिस्कस करेंगे। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट गलत है। इकोनॉमिक सर्वे इज एन एनुअल रिपोर्ट विच अंडरस्कोर्स ओनली द कंडीशन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी विदाउट एनी सजेशन ऑफ रिफॉर्म्स। गलत है दोस्तों। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे एक तो हमारे डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी का कंडीशन क्या है ये भी बताता है, और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या क्या होनी चाहिए ये भी बताता है। ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? Economic reforms are projected in a separate publication, namely Macroeconomic and Monetary Developments released by Reserve Bank of India। बिल्कुल गलत दोस्तों। वैसे ये जो मैक्रो इकोनॉमिक एंड मॉनेटरी डेवलपमेंट्स करके एक पब्लिकेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पब्लिश करता है, पर इसको इकोनॉमिक सर्वे से कोई संबंध नहीं है। ठीक है। तीसरा, इट इज मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट टू प्रेजेंट द इकोनॉमिक सर्वे एंड द रिकमेंडेशंस प्रेजेंटेड आर नॉट बाइंडिंग ऑन द गवर्नमेंट। देखिए, ये स्टेटमेंट आधा सही हम बोल सकता है। पहले क्या लिखा है? इट इज मैंडेटरी फॉर गवर्नमेंट। देखिए, इकोनॉमिक सर्वे प्रेजेंट करना कोई मैंडेटरी नहीं है गवर्नमेंट के लिए। वैसे बजट से एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है। पहले तो मतलब काफी पहले तो बजट के साथ साथ ही इकोनॉमिक सर्वे भी पेश किया जाता था। आजकल बजट से एक दिन पहले करते हैं, पर यह मैंडेटरी नहीं है। और इकोनॉमिक सर्वे का जो फर्स्ट वॉल्यूम में जितने रिकमेंडेशन है गवर्नमेंट के लिए, ये गवर्नमेंट के ऊपर बाइंडिंग भी नहीं है। ये आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है। सो द आंसर विल बी ऑप्शन डी 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट्स गलत है। एक्सप्लेनेशन पूरा इधर दिया हुआ है, आप पॉज करके पढ़ सकते हो। वैसे टेलीग्राम चैनल में आपको इस पर्टिकुलर पीपीटी का पीडीएफ भी मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी अगेन 1, 2 एंड 3 तीनों स्टेटमेंट सही है। देखिए दोस्तों, इकोनॉमिक सर्वे के साथ साथ एक फॉरेस्ट रिपोर्ट भी पेश किया था, उसमें से कुछ डिटेल्स हैं। अब हम स्टेटमेंट्स देखते हैं। देखिए, इंडिया इंक्रीज्ड इट्स फॉरेस्ट एरिया इन द पास्ट डिकेड एंड रैंक्स थर्ड ग्लोबली इन एवरेज एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया। देखिए दोस्तों, इंडिया ने पिछले डिकेड में अपना फॉरेस्ट एरिया इंक्रीज किया है। बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं हुआ है, फिर भी कंपैरेटिवली इंक्रीज हुआ है। एंड जो एवरेज एनुअल नेट गेन इन फॉरेस्ट एरिया के टर्म्स में इंडिया का रैंक 3 है। ठीक है, ये भी आप समझ लीजिएगा। इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया का 24% फॉरेस्ट है, एंड वर्ल्ड टोटल फॉरेस्ट एरिया का 2% भी इंडिया में आता है। ठीक है। एंड टॉप 2 कंट्रीज विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर इन द वर्ल्ड बिलोंग्स टू साउथ अमेरिका। ये भी सही है दोस्तों। ऐसे देखिए कौन कौन से कंट्रीज है, ये भी हम देखते हैं। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट एरिया ब्राजील में 59%, फिर पेरू में है। तो ब्राजील एंड पेरू दोनों साउथ अमेरिकन कंट्रीज है। तीसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, फिर रशिया है। राइट। इंडियन स्टेट्स में देखो, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टोटल फॉरेस्ट कवर है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर ओडिशा, महाराष्ट्र, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वैसे देखिए दोस्तों, 2010 और 2020 के बीच में इंडिया ने 2,66,000 हेक्टेयर्स ऑफ एडिशनल फॉरेस्ट एरिया ऐड किया है। राइट। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन B 2 and 3 only। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर इन द वर्ल्ड आफ्टर चाइना। गलत। इंडिया लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर में। ठीक है। सेकंड क्या है? गवर्नमेंट हैज सेट 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट फॉर मिक्सिंग एथेनॉल विद पेट्रोल टू बी अचीव्ड बाय 2025। वेरी करेक्ट। देखिए, अभी के हिसाब से करीब 8.6% एथेनॉल ब्लेंडिंग होता है, तो 2025 तक उसको 20% करने का प्लान है गवर्नमेंट का। और देखिए, यूज ऑफ एथेनॉल ब्लेंडेड पेट्रोल डिक्रीजेस एमिशन सच एज कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों। देखिए, जब आप कम फॉसिल फ्यूल जलाओगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जो फॉसिल फ्यूल से जितने एमिशंस होते हैं वो भी कम होगा, तो कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन्स, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये सब का एमिशंस जो है कम हो सकता है। तो दिस इज एन ईजी स्टेटमेंट। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। पूरी एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। वैसे इंडिया का एक एथेनॉल ब्लेंडिंग विद पेट्रोल प्रोग्राम भी है, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ये यूनिफाइड एरिया विच एडवांसेस द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ जियोलॉजिकल हेरिटेज इन सस्टेनेबल मैनर एंड प्रमोट्स द इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल लिविंग देयर इज टर्म्ड एज। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए जियो पार्क। देखिए, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इंडिया का फर्स्ट जियो पार्क सेटअप करने का अनुमति दिया है
लम्हेता विलेज ऑन द बैंक्स ऑफ नर्मदा रिवर इन जबलपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। ये न्यूज हमने डेली न्यूज में कवर किया था। अब देखिए दोस्तों, यूनेस्को ये लम्हेता को जियो हेरिटेज साइट करके ऑलरेडी डिक्लेयर किया है, ठीक है। 1928 में विलियम हेनरी स्लीमैन एक डायनासोर फॉसिल भी इस एरिया से डिस्कवर किया था। वैसे जियो पार्क का मतलब क्या होता है दोस्तों? जियो पार्क एक यूनिफाइड एरिया है विच एडवांसेस द प्रोटेक्शन एंड यूज ऑफ जियोलॉजिकल हेरिटेज। देखिए, अगर किसी एरिया में अगर कुछ जियोलॉजिकल हेरिटेज है, मतलब काफी पहले से उधर कुछ फॉर्मेशन है, जैसे कि 1928 में डायनासोर फॉसिल मिला, मतलब उस एरिया में कुछ इंपॉर्टेंस है, ऐसे इंपॉर्टेंट वाला कोई जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है, उसको सस्टेनेबल मैनर में प्रोटेक्ट करने के लिए उस एरिया को जियो पार्क करके डिक्लेयर करते हैं। उसकी एक स्पेशलिटी यह है दोस्तों, उसके साथ साथ इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द पीपल भी कंसिडर करते हैं। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि एक बार जियो पार्क एस्टैब्लिश हो गया तो उधर जितने लोग रह रहे हैं या फिर कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रहे हैं उनको भगा दिया, ऐसा नहीं होगा। सस्टेनेबल तरीके से लोगों को भी रहने देगा, लोगों को अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज करने देगा और साथ साथ में जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस को प्रोटेक्ट भी करेगा। इसको बोलते हैं जियो पार्क, ठीक है। एक एग्जाम्पल है मध्य प्रदेश में लमेता फॉर्मेशन, ये भी आप ध्यान दीजिएगा। वैसे लमेता फॉर्मेशन एक जियोलॉजिकल फॉर्मेशन है फाउंड इन मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र एंड गुजरात, राइट। ये डेक्कन ट्रैप से एसोसिएटेड है। अब देखिए दोस्तों, इसलिए इस एरिया को जियो पार्क करके आइडेंटिफाई किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि ये लमेता फॉर्मेशन को प्रिजर्व करने के लिए। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, जियो पार्क। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोजेक्ट 39A रिसेंटली सीन इन न्यूज इज। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option A, ये क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एडवोकेसी ग्रुप। देखिए, रिसेंटली ये न्यूज में आया था, हमने डेली न्यूज में कवर भी किया था। प्रोजेक्ट 39A बेसिकली क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स एडवोकेसी ग्रुप है एट द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, राइट। तो इन्होंने रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश किया था, डेथ पेनाल्टी इन इंडिया रिपोर्ट। इसमें बेसिकली इंडिया में कितने पर्सनर्स को डेथ रो मिला है वो सब के बारे में एक डाटा है। आपको बस यही जानना है प्रोजेक्ट 39A किससे रिलेटेड है। वैसे आप सोच रहे होंगे ये 39A नाम क्यों दिया है इनको। अब देखिए, इनका नाम ऐसा इसलिए रखा है कि हमारे जो डीपीएसपी है ना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आर्टिकल 39, उसी से रिलेट करके इन्होंने ये नाम डाला है, ठीक है। बस यही समझ लीजिएगा। वैसे प्रोजेक्ट 39A और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से कोई कनेक्शन नहीं है, पर डीपीएसपी आर्टिकल 39 से इंस्पायर होकर इन्होंने अपना प्रोजेक्ट को 39A नाम दिया है। बस यही आप समझ लीजिएगा। अब देखिए, आपसे मेरा एक सवाल है, ऑप्शन नंबर बी क्या लिखा है, इंडियन नेवी सबमरीन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट का नंबर क्या है या फिर कोड क्या है, ये भी हमने डिस्कस किया है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेस्पेक्ट टू राइट्स ऑफ एन अक्यूज्ड पर्सन अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ध्यान से पढ़िएगा चारों स्टेटमेंट्स और आंसर बताने की कोशिश कीजिए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4 चारों स्टेटमेंट सही है। क्या लिखा है देखिए, he or she must be produced before a judicial magistrate within 24 hours of arrest। किसी को भी अगर पुलिस अरेस्ट करते हैं 24 घंटे के अंदर उन्हें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। दूसरा, his or her property cannot be searched by the police without a search warrant। ये तो आपने बॉलीवुड मूवीज में भी देखा होगा, सर्च वारंट के बिना पुलिस किसी का घर सर्च नहीं कर सकता, अगर वो अक्यूज्ड भी है तभी। तीसरा, पर्सन कैनॉट बी कंपल्ड टू बी विटनेस अगेंस्ट हिमसेल्फ। ये तो आपको पता ही होगा, दिस इज ए फंडामेंटल राइट। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ये कहता है कि किसी को कंपल नहीं कर सकता अपना विटनेस बनने के लिए, ठीक है। और चौथा क्या है, एन एक्ट दैट वाज नॉट ए क्राइम ऑन द डे व्हेन इट वाज डन कैनॉट बी कंसिडर्ड एज एन इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये इंपॉर्टेंट इसलिए दोस्तों, पहला ऐसा नहीं था। क्या लिखा है, मान लीजिए मैंने 2015 में कुछ गलती किया, एक क्राइम किया, और तब के लॉ के हिसाब से वो क्राइम नहीं था, तो तब तो मुझे अरेस्ट नहीं किया था। पर 2021 में पार्लियामेंट ने लॉ पास करके मैंने जो किया एक्ट को क्राइम बना दिया, तो अभी मुझे अरेस्ट कर सकता है क्या? अभी के लॉ के हिसाब से नहीं कर सकता, पर काफी पहले ऐसा होता था। आपने पहले भी कोई ऐसा एक्ट किया हो जो तब क्राइम नहीं था और अब क्राइम है, उसके लिए आपको अरेस्ट कर सकता था, पर अभी के हिसाब से ऐसा नहीं कर सकता। आप क्राइम करते वक्त वो क्राइम होनी चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2-3 साल के बाद उसको एक क्राइम पार्लियामेंट ने एक लॉ पास करके बना दिया या फिर किसी भी एक्ट के थ्रू बना दिया और आपको अरेस्ट, कैसा नहीं हो सकता। समझ गए ना, कंफ्यूज नहीं है, मैं यही उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे, ठीक है। बाकी पूरे डिटेल्स इधर लिखा है, आप पढ़ सकते हो। सो आवर आंसर इज ऑप्शन डी, 1, 2, 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर 7, विद रेफरेंस टू फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट्स यूजिंग कोल एज फ्यूल, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। एक क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में पूछा गया था। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 एंड 2 ओनली। देखिए, फ्लाई ऐश मतलब क्या होता है दोस्तों,
is the finely divided residue that results from the combustion of pulverized coal and is transported from the combustion chamber by exhaust gases। देखिए कोल का जब कंबशन होता है ना दोस्तों, तब एक रेसिड्यू निकलता है फ्लाई ऐश। ये बेसिकली फ्लाई करते हैं, ये एक्चुअली एक पोल्यूटेंट है और ये कोल प्लांट का जो एक्सोस्ट गैस है ना उसी में से बाहर निकलता है। ठीक है, इंडियन कोल में फ्लाई ऐश कंटेंट ज्यादा भी है, ये बात भी आपको पता होगा। आप देखिए स्टेटमेंट्स क्या कह रहा है। फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड इन प्रोडक्शन ऑफ ब्रिक्स फॉर बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। देखिए ये फ्लाई ऐश जो है सीमेंट से भी थोड़ा सा नरम होता है, ये यूज कर सकता है कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज के लिए। सेकंड स्टेटमेंट, फ्लाई ऐश कैन बी यूज्ड एज अ रिप्लेसमेंट फॉर सम ऑफ द पोर्टलैंड सीमेंट कंटेंट्स ऑफ कंक्रीट। ये भी सही है दोस्तों, कंक्रीट में जब सीमेंट यूज कर सकते हैं ना, उस सीमेंट के जगह पर आप फ्लाई ऐश को भी यूज कर सकते हो, मतलब यूज करते भी है कई जगह। फ्लाई ऐश इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन डाइऑक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड ओनली एंड डज नॉट कंटेन एनी टॉक्सिक एलिमेंट्स। देखिए जब भी ये ओनली वाला शब्द आता है ना, तब आप थोड़ा सा ध्यान देने का। अब हम स्टेटमेंट्स देख लेते हैं। देखिए फ्लाई ऐश कंसिस्ट प्राइमरली ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ सिलिकॉन, एल्यूमिनियम आयन, कैल्शियम। तो सिलिकॉन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड है। अब देखिए मैग्नीशियम, पोटासियम, सोडियम, टाइटेनियम, सल्फर आर ऑल्सो प्रेजेंट टू अ लेसर डिग्री। भले वो कम है, फिर भी कई सारे और भी टॉक्सिक ऑक्साइड्स है इस फ्लाई ऐश में। तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। क्वेश्चन नंबर 8, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लोगायुक्तास विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option C 1 and 3 only, स्टेटमेंट 2 गलत है। देखिए सेक्शन 63 ऑफ द लोकपाल एंड लोगायुक्तास एक्ट 2013 कॉल्स फॉर फॉर्मेशन ऑफ लोगायुक्तास इन एवरी स्टेट, बिल्कुल सही। फिर फर्स्ट एस्टैब्लिश राजस्थान में नहीं हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा क्या है, लोगायुक्त इज यूजुअली ए फॉर्मर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, वेरी करेक्ट। पूरी एक्सप्लेनेशन इधर दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो महाराष्ट्र में 1971 में पहला लोकायुक्ता अपॉइंट हुआ था। अब मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए पहला लोकायुक्ता जो अपॉइंट हुए थे उनका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज बॉर्डर यूक्रेन। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option, एक मिनट मैं आपको पहले मैप दिखा देता हूं, इसके बाद आंसर हम खुद फाइंड आउट करेंगे। एक्चुअली मैं भूल गया आंसर मार्क करना। देखिए यूक्रेन जो है मोल्डोवा के साथ, रोमानिया के साथ, हंगरी के साथ, स्लोवाकिया के साथ, पोलैंड के साथ, बेलारूस के साथ, रशिया के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सा है, 6 के 6 है, तो आंसर विल बी ऑप्शन डी 1 2 3 4 5 एंड 6। एक मिनट, सर्बिया है क्या इधर? सर्बिया इधर नहीं है, तो सर्बिया नहीं है, सॉरी। सो 4 नहीं है। ठीक है, 1 2 3 5 एंड 6 ओनली, सो आंसर इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 10, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है, इंडिया इज द ओनली साउथ एशियन कंट्री विच हैज नॉट डिक्लेयर्ड लेप्रेसी फ्री फॉर्मली। गलत दोस्तों, इंडिया लेप्रेसी फ्री डिक्लेयर किया था 2005 में ही, पर प्रॉब्लम क्या है, WHO के एक रिपोर्ट के हिसाब से दुनिया भर में जितने लेप्रेसी केसेस है उसका आधा अभी भी इंडिया में है, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। बाकी दोनों सही है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2002 लेप्रेसी फ्री को डिफाइन किया है, रिपोर्टिंग लेस देन 1 केस पर 10,000 पॉपुलेशन। पूरा 10,000 पॉपुलेशन में एक से नीचे केस होनी चाहिए, तब जाके ले सकते हो। एंड एज पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इंडिया अकाउंट्स फॉर ओवर हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स न्यू लेप्रेसी केसेस, ये तो सही है। सो आंसर इज ऑप्शन बी 2 and 3 ओनली। इंडिया का एक नेशनल लेप्रेसी एराडिकेशन प्रोग्राम भी है। ठीक है, इस प्रोग्राम के हिसाब से 65,147 न्यू लेप्रेसी केसेस डिटेक्ट किए थे 2020-21 में। ठीक है, वैसे प्रीवियस ईयर से काफ़ी डिक्रीज भी हुआ था, ये बात भी आपको समझना पड़ेगा। लेप्रेसी एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, माइकोबैक्टीरियम लेप्रे से होता है, राइट। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द नेचुरल ट्रिगर्स ऑफ एन अवलांच। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option C 1 2 and 5 ओनली। देखिए पूछा है नेचुरल ट्रिगर्स, अवलांच के लिए नेचुरल एंड आर्टिफिशियल ट्रिगर्स हो सकता है, मतलब पूरा जो स्नो है ऊपर से नीचे की तरफ आने के लिए नेचुरल भी रीजन हो सकता है, आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल में क्या क्या है, लार्ज मास ऑफ फ्रेश स्नोफॉल, ज्यादा स्नोफॉल होने से, ब्लिजार्ड्स ऑफ स्नो, ब्लिजार्ड मतलब जो स्नो स्टॉर्म होता है, ग्लोबल वार्मिंग एंड रेन, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो मेल्टिंग होता है ग्लेशियर्स का, उसकी वजह से, बारिश की वजह से 100% होगा, एर्थक्वेक तो ऑब्वियसली होगा। तो ये सारे नेचुरल ट्रिगर्स है। आर्टिफिशियल ट्रिगर्स मतलब कोई अगर माउंटेनियरिंग कर रहा है, स्काइंग कर रहा है, तो इसे हो सकता है। डिफॉरेस्टेशन से, लार्ज साउंड्स एंड शाउट्स, देखिए लार्ज साउंड से भी जो इंपैक्ट है मोमेंटम है, उससे भी स्नो नीचे की तरफ आ सकता है। मशीन नॉइसेस से आ सकता है। सोनिक बूम्स ऑल्सो ट्रिगर अवलांच। ठीक है, तो ये सब
आर्टिफिशियल रीजन से क्वेश्चन में नेचुरल ट्रिगर्स पूछा था, सो आंसर इज ऑप्शन सी 1, 2 and 5 ओनली। Question number 12. Recently, a full bench of the Madras High Court directed the Tamil Nadu government to frame a scheme to eradicate a certain type of tree species throughout the state. Which is the tree species? Very important question. ये हमने डेली न्यूज में भी कवर किया था। आंसर बताइए। Now the answer is option A, सीमे करुवेलम। देखिए सीमे करुवेलम एक ऐसा ट्री है दोस्तों, ऐसा एक रिपोर्ट आया था, ये ग्राउंड वाटर बहुत खींचते करके, मतलब ये बहुत जल्दी स्प्रेड भी होता है और जहां ये रहता है दूसरे कोई प्लान को उधर रहने नहीं देता, मतलब जितना पानी है यही खींच लेगा। वैसे ये 1960s में अफ्रीका से तमिलनाडु में लाया गया था, यह भी बताया जा रहा है। एंड अकॉर्डिंग टू द FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशंस, लेफ्टिनेंट कर्नल R.H. बेंडोम, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट ऑफ नॉर्थर्न सर्कल मद्रास वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स इंट्रोडक्शन। ये सब नाम थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अब ये न्यूज में आया है तो पूछ भी सकता है, नहीं भी पूछ सकता है, ठीक है। वैसे सीमे करवेलम से कोई ग्राउंड वाटर में डिप्लीशन नहीं होता है करके भी एक रिपोर्ट आया था, ये सब हमने न्यूज में डिस्कस किए थे, ठीक है। तो इसका साइंटिफिक नेम है प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, ध्यान दीजिएगा सीमे करवेलम। बाकी जो तीनों ऑप्शंस में है ये सब तमिल में एक एक ट्रीज का नाम है। क्वेश्चन नंबर 13, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग टैक्स रेवेन्यू विच आर करेक्ट। वीडियो पॉज कीजिए और आंसर बताइए। नाउ द आंसर इज ऑप्शन B, 3 ओनली। देखिए स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 गलत है। सबसे पहले टैक्स इलास्टिसिटी एंड टैक्स बुयंसी मतलब क्या होता है ये चेक करते हैं। देखिए टैक्स इलास्टिसिटी मतलब होता है चेंजेस इन टैक्स रेवेन्यू इन रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन टैक्स रेट। टैक्स रेट चेंज करने से जब टैक्स से जो रेवेन्यू मिलता है उसमें चेंजेस आता है, इसको टैक्स इलास्टिसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए दोस्तों, अगर गवर्नमेंट कॉर्पोरेट इनकम टैक्स 30% से 25% करते हैं तो भी सी बात है गवर्नमेंट का रेवेन्यू कम हो जाएगा, इसे टैक्स इलास्टिसिटी बोलते हैं। टैक्स बुयंसी मतलब रिलेशनशिप बिटवीन चेंजेस इन गवर्नमेंट टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ एंड द चेंजेस इन जीडीपी। ये बेसिकली टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ गवर्नमेंट एंड चेंजेस इन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के बीच में एक रिलेशन है, ठीक है, ये आप समझ लीजिएगा। देखिए व्हेन अ टैक्स इज बुयंट इट्स रेवेन्यू इंक्रीजेस विदाउट इंक्रीजिंग द टैक्स रेट। मतलब टैक्स जब बुयंट है रेवेन्यू ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाता है, मतलब टैक्स रेट इंक्रीज करने की जरूरत इधर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इट रेफर्स टू द रेस्पॉन्सिव ऑफ टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ। मतलब जीडीपी में जब चेंजेस आता है अपने आप टैक्स कलेक्शन बढ़ जाता है, इसे टैक्स बुयंसी बोल सकते हैं, ठीक है। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट तो एक डाटा है, आप इधर देख सकते हो, तो इधर बेसिकली ये दोनों को उल्टा लिखा हुआ है, राइट। तीसरा क्या है? फॉर द financial year 2021-22 net tax revenue is the biggest source of revenue followed by borrowing, ठीक है, तो ये सही है। आंसर इज ऑप्शन B, 3 only। क्वेश्चन नंबर 14, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स विच ऑफ द पेयर्स गिवन above is or are correctly matched। वीडियो पोस्ट कीजिए और आंसर बताइए। Now the answer is option B, 2 only। गोदान आप सबको पता होगा प्रेमचंद साहब ने लिखा है, बाकी दोनों गलत लिखा हुआ है, ठीक है, बेसिकली उल्टा लिखा हुआ है। अयोध्या कांड ऑफ द रामायणा कंबन लिखा है, कवितावली तुलसीदास ने लिखा है। अब इधर पूरा डिटेल्स लिखा हुआ है, कवितावली में क्या है, गोदान में क्या है, अयोध्या कांडम में क्या है। अब देखिए दोस्तों न्यूज में इसलिए आया था, ए लार्ज नंबर इंडियन क्लासिक्स पॉपुलर इंडियन वर्क्स एंड लिटरेरी मास्टरपीसेस हैव बीन प्रमोटेड टू फॉरेन लैंग्वेजेस बाय साहित्य अकादमी। तो साहित्य अकादमी ये सारे इंडियन क्लासिक्स को प्रमोट कर रहे हैं, इसके बारे में एक न्यूज आया था, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया था, ठीक है। वैसे कवितावली के बारे में पढ़ लीजिएगा, गोदान के बारे में तो आप सबको मालूम ही होगा, एक फेमस हिंदी नॉवल है। अयोध्या कांडम तो रामायण से रिलेटेड है। आज का लास्ट क्वेश्चन, द पिक्चर शोन बिलो इज द नेशनल स्पोर्ट ऑफ ए कंट्री, आइडेंटिफाई। वीडियो पोस्ट कीजिए, ध्यान से देखिए, ये पिक्चर किस कंट्री का नेशनल स्पोर्ट है। नाउ द आंसर इज ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। देखिए इस फोटो में आप देख सकते हो कुछ लोग घोड़े के ऊपर है एंड एक आदमी के पास एक कैरकस है, बेसिकली एक डेड बॉडी है गोट का, एक बकरी का सिर काटने के बाद उसी को पकड़ते हुए लेके चलते हैं। ये गेम है बेसिकली दोस्तों बुस्काशी, ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली सेंट्रल एशियन कंट्रीज में बहुत पॉपुलर है, कजाकिस्तान में, तजाकिस्तान में, ठीक है, पर सबसे ज्यादा पॉपुलर एंड नेशनल स्पोर्ट ऑफ अफगानिस्तान है बुस्काशी, ठीक है। बुस्काशी का मतलब होता है गोट ग्रैबिंग। एक्चुअली द सिंपल नेम इज ए प्रेटी एप्ट डिस्क्रिप्शन, इंट्रोड्यूस्ड बाय नोमैडिक टर्की पॉपुलेशन। ये एक्चुअली नोमैडिक टर्की पॉपुलेशन इंट्रोड्यूस किया था, पर टर्की का नेशनल स्पोर्ट ये नहीं है, ये आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एंड बिटवीन द 10th and 15th centuries, तो काफी पुराना एक स्पोर्ट है, पर देखिए मैं तो बोलूंगा एक बारबारिक टाइप का स्पोर्ट है। इसमें देखिए कैरकस को, एक डेड बॉडी को लेके हुए चलता है। इसमें बेसिकली 2 टीम रहते हैं, एक टीम में 6 प्लेयर्स रहते हैं, सब घोड़े के ऊपर रहते हैं, और ये जो गोट का डेड बॉडी है, बकरी का डेड बॉडी, इसका सिर काटने के बाद उसे लेके चलता रहता है, ठीक है।
अब और क्या बताऊं दोस्तों, अफगानिस्तान के बारे में आपको पता ही है जो भी है। सो द आंसर इज ऑप्शन ए, अफगानिस्तान। तो दोस्तों दैट्स एंड ऑफ इट। आई होप आपको थोड़ा बहुत सीखने को मिला होगा। क्वेश्चंस की क्वालिटी के बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और इंप्रूव करना है या नहीं, और कुछ सेक्शंस इंप्रूव करना है या नहीं। लेक्चर का पीडीएफ एज यूजुअल आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए